ओके। तो एक मल्टी एजेंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मल्टी एजेंट सिस्टम में लास्ट सेशन में मैंने थोड़ा सा बताया था कि एजेंट क्या होता है। तो एक थोड़ा सा हाई लेवल पे फिर से बता दे रहा हूँ कि एजेंट मतलब क्या होता है। एजेंट मतलब जो आप लोग एजेंट का वर्ड सुनते हो ना, प्रॉपर्टी डीलर एजेंट होता है, टिकट बुक करने का एजेंट होता है। एजेंट का मतलब होता है बीच का आदमी, बिचौलिया। जो भी काम बताया जाता है वो किसी और के माध्यम से करके हमारे तक पहुंचा देता है। तो सेम ऐसे ही एआई के एजेंट होते हैं। और इस एजेंट को जब कोई काम मिलता है तो ये जाके किसको देता है? एलएलएम को देता है। एलएलएम का आउटपुट हमको ला करके देता है। तो हम इसे करते हैं एजेंट। मल्टी एजेंट का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा एजेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी क्या है? मल्टी एजेंट सिस्टम। क्यों मल्टी एजेंट सिस्टम है? कि चैट जीपीटी के पीछे जो है बहुत सारे एजेंट्स है। और उन एजेंट के पीछे क्या है? बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एलएलएम है। एलएलएम मतलब मॉडल्स है। अब वो जो मॉडल्स है जो पीछे लगे हुए ना, वो अलग अलग काम करने के लिए फेमस है। अलग अलग काम का मतलब है कि जैसे कोई ऐसा मॉडल होगा जो इमेज जनरेट करता है, उसके लिए बहुत पावरफुल है, जनरेटिव एआई का काम करता है। कोई ऐसा मॉडल्स होगा जो नॉलेज बेस होगा, यानी कि जिसको आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो उसका जवाब तुरंत दे देगा। कोई एजेंट ऐसा होगा जो रीजनिंग को सॉल्व करता होगा। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट होते हैं। तो वो बहुत सारे एजेंट को कंट्रोल बहुत सारे एजेंट करते हैं। और उस एजेंट का एक मास्टर एजेंट होता है, या उसको बोलते हैं कि ऑर्केस्ट्रेटर। वो आपका चैट जीपीटी। तो आप जो कमांड देते हो, प्रॉम्प्ट देते हो, वो आप चैट जीपीटी को देते हो। चैट जीपीटी क्या करता है? पीछे ले जा करके जो उसका ऑर्केस्ट्रेटर है उसके पास आता है, जो मेन एजेंट है। और मेन एजेंट आइडेंटिफाई करता है कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। तुमने अगर उसको बोला है कि भाई मैं एक फोटो अपलोड कर रहा हूँ, इसको इस प्रकार से एडिट करना है, तो वो देख लेता है कि अच्छा इमेज एडिटिंग की काम आ गई। तो वो क्या करता है? उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है उस एजेंट के पास जिसका काम है इमेज को एडिट करना। और वो एजेंट क्या करता है? अपने पीछे जा करके जो उसका एलएलएम है, जो जनरेटिव एआई का है, उसको दे देता है। और वहां से फिर वो कोड को जनरेट करता है और तुमको फाइनल आउटपुट में वो इमेज मिल जाती है एडिट होकर के। तो आप जब एक डॉट नेट का या सी शार्प का किसी का भी कोई कोड जनरेट कराते हो, नोड जेएस का या किसी का भी, तो वो जो कोड है वो जो आपका प्रॉम्प्ट है पहले फिर ऑर्केस्ट्रेटर के पास जाता है। फिर वो देखता है कि क्या काम करना है, अच्छा कोड जनरेट करना है। तो वो उस मॉडल के पास, उस एजेंट के पास भेज देगा जिसका काम है कोड जनरेट करने का। तो ये इस प्रकार से चैट जीपीटी एक एग्जांपल है। चैट जीपीटी जैसे जेमिनाई है या फिर क्लॉड है, ये सारा का सारा जो है एक्चुअली में मल्टी एजेंट सिस्टम ही है। इनके पीछे बहुत सारे एजेंट लगे हुए हैं और एक मेन एजेंट है, उसके पीछे बहुत सारे एजेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो स्क्रीन दिख रहा है कि जैसे रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट आपने दी। तो रिक्वायरमेंट किसके पास गया? ऑर्केस्ट्रेटर के पास गया, जिसको आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार का मेन एजेंट है। जब उसने देखा कि भाई यहाँ से जो रिक्वायरमेंट आई है, प्रॉम्प्ट आई है, उसको कोड जनरेट करना है, तो वो क्या करता है? कोड एजेंट के पास भेज देगा। तो कोड एजेंट का काम क्या होता है? कोड को जनरेट करना। लेकिन कोड जनरेट करके डायरेक्ट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये एक दूसरे एजेंट के पास भेज देगा, इसको बोलते हैं क्यूए ऑटोमेशन। वो जो कोड जनरेट हुआ है उसको एक बार चेक करेगा कि वो कोड जो है वो करेक्ट है कि नहीं, उसमें कोई इशू तो नहीं है। और अगर मान लो कि वो सही है तो फिर उसके बाद फिर ये इधर आ जाएगा, फास्ट एपीआई बैकएंड के पास आएगा और यहाँ से आपको जो है वापस आपको जो है आउटपुट मिल जाएगा इसका। तो ये एक्चुअली में इस प्रकार से घूम के आता है। तो एक से ज्यादा एजेंट रहते हैं जो मिल के काम करते हैं किसी मेन एजेंट के पीछे, तो उसको बोलते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टी एजेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा अगर अंदर जाते हैं कि ये होता क्या चीज है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि एक्चुअली में क्यों बनाया गया है, हमारे साथ दिक्कत क्या था। तो मैनुअल रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी कि जैसे कोई रिक्वायरमेंट आती थी, जैसे तुम जो प्रॉम्प्ट देते हो वो भी रिक्वायरमेंट ही है। किसी ने अगर बहुत ज्यादा लिख करके दे दिया, तो उसको क्या करते थे? पहले हम पढ़ते थे, एनालिसिस करते थे, डिस्कशन होता था, ग्रुप डिस्कशन होता था, उस पर टाइम लगता था। टाइम कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग डेवलपमेंट होता था, क्योंकि बार बार उसको एनालिसिस को पढ़ो, डेवलपमेंट्स कराओ, फिर वेरीफाई करो। और इनकंसिस्टेंट कोड क्वालिटी,
कोड क्वालिटी भी क्यों इनकंसिस्टेंट होती थी? क्योंकि एक डेवलपर नहीं करता है, मल्टीपल डेवलपर करते हैं। कई डेवलपर ऐसे हैं जो काम अच्छा कर लेते हैं, कई डेवलपर फ्रेशर्स होते हैं, उनको नए नए सीख रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि कौन सा कोड लिखना चाहिए, किससे परफॉर्मेंस मिलेगी, ये सब आइडिया नहीं रहता है। देन मैनुअल टेस्टिंग करते थे हम, तो ये सब चीज़ से क्या होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था। लेकिन बाद में इसका सॉल्यूशन क्या निकला? तो सॉल्यूशन निकला एआई पावर्ड सिस्टम लिखा है। तो ये क्या काम कर रहा है? अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली, जनरेट कोड ऑटोमेटिकली, रिव्यू कोड और टेस्टिंग कोड ऑटोमेटिकली। तो इससे जो आपको आउटपुट मिल रहा है, एक तो फास्ट हो गया, दूसरा थोड़ा सा क्वालिटी का हो गया, जिसमें गलतियों की संभावना कम हो गई। ह्यूमन से जो एरर हो रही थी वो तो कम हो गया। तो ये चीज के लिए इस सिस्टम को लाया गया। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि एआई एजेंट क्या होता है, तो एआई एजेंट का काम क्या होता है एक्चुअली में? पहला काम तो होता है कि इनपुट ले लो। इनपुट अलग अलग टाइप से दे सकते हो, टाइप करके दे सकते हो, बोल के दे सकते हो, इमेज अपलोड करके दे सकते हो, बहुत सारे तरीके से इनपुट दे सकते हो। तो पहला काम इसका होता है कि इनपुट ले लो। यूज एआई एलएलएम, यानी कोई एक एलएलएम के पास इसको पहुंचा दो कि भाई हमारा जो इनपुट क्या है या रिक्वायरमेंट क्या है ये। और जो एलएलएम रिजल्ट देगा, प्रोड्यूस द इंटेलिजेंट आउटपुट, तो जो एलएलएम रिजल्ट देगा वो आप तक ला के देगा। ये होता है एक एजेंट का काम। सिंगल एजेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मल्टी एजेंट में क्या हो जाएगा कि मल्टीपल एजेंट्स रहेंगे। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, मल्टी एजेंट टीम, यानी कि इसमें एक जो होता है मेन एजेंट जिसको सुपरवाइजर बोलते हैं, और इसके नीचे ये बहुत सारे सब एजेंट है, छोटे छोटे। तो ये मेन एजेंट जो है ना, ये कंट्रोल करता है जितने भी सब एजेंट्स है। ये डिसाइड करता है कि मेरे को किसको काम देना है, इसके पास उतनी नॉलेज होती है, तो ये उसको प्रॉपर काम असाइन करता है। और ये एजेंट अगर कोई काम करके इसको देता है, तब ये देखता है कि इसको और किसको देना है, तो ये वापस इसको दे देता है। ये भी उसमें काम करके रिटर्न करता है, तो ये आगे फॉरवर्ड कर देता है। और ऐसा करके फाइनल आउटपुट जो है यूजर को रिटर्न कर देता है। तो ये इस प्रकार से इसके डायग्राम के द्वारा समझा है। अगर हम आगे जाते हैं, जैसे सिंगल एजेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो सिंगल एजेंट मैंने बताया था ना कि एक सिंगल एजेंट ही बस रहेगा आपके पास। आप जो भी यूजर प्रॉम्प्ट देगा, तो ये एजेंट ही उसको क्या करेगा, मेमोरी में स्टोर करेगा या उस प्रॉम्प्ट पे काम करेगा। अगर इसके पीछे कोई टूल्स लगे हुए, ये टूल्स क्या होते हैं? टूल्स मतलब जैसे कि डाटाबेस हो सकता है, एपीआई हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सिंगल एजेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए चैट बोट। तो चैट बोट क्या होता है? जैसे अभी मैंने चैट बोट डेवलप किया था, एक डिप्लॉय किया था लास्ट दिसंबर में, और अभी नया चैट बोट मेरा लगभग डिप्लॉयमेंट होने वाला है। तो ये चैटबॉट मैंने जो बनाया है, इसमें क्या हो रहा है कि एक एजेंट है मेरे पास, और पीछे क्या चीज है, तो पीछे मेरे पास टूल्स है। टूल्स अलग अलग है। जैसे कि एक टूल है एपीआई। तो मेरा जो यूजर है, वो प्रॉम्प्ट जो देता है, वो प्रॉम्प्ट एपीआई के थ्रू देता है। और फिर दूसरा है मेरे पास डाटाबेस। डाटा कहाँ से मिलेगा? उसको डाटाबेस से मिलेगा। तो वो डाटाबेस से डाटा वापस खींच के लेके जाता है, और इसको फिर वापस आउटपुट देगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक एजेंट है, जो मैं इनपुट दूंगा, वो उसका क्यूरी बनाएगा, डाटाबेस में रन करेगा और रिजल्ट दे देगा। तो ये एक चैट बोट होता है। सिंगल एजेंट अगर बोला जाए एग्जांपल, तो चैट बोट। और मल्टी एजेंट एजेंट का एग्जांपल मैंने क्या बताया? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब मल्टी एजेंट है। और जो चैट बोट होता है वो सिंगल एजेंट होता है। जैसे कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो मे आई हेल्प यू करके राइट साइड में एक चैट बोट का पॉपअप आ जाता है तुरंत। तो वो सिंगल एजेंट रहता है हमेशा। ये एक डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पर देखते हैं हम कि मल्टी एजेंट पैटर्न्स क्या होता है। तो मल्टी एजेंट पैटर्न्स काम कैसे करता है एक्चुअली हम देखते हैं। तो जैसे कि मान लो पहली बार कोई प्रॉम्प्ट आता है, तो एजेंट वन के पास आया, और हो सकता है कि एजेंट वन जो है सुपरवाइजर हो, या ये मेन एजेंट हो। अब ये एजेंट वन क्या करता है कि ये देखता है कि भाई मेरे पास जो काम आया, ये मुझे किसी को बताना है, किसी को देना है। तो ये हो सकता है कि इसको फॉरवर्ड कर सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर, जो दूसरा एजेंट है, एजेंट टू के पास भेज देगा। एजेंट टू हो सकता है कि एजेंट थ्री के पास दे देगा। एजेंट थ्री अगर मान लो इसको कंप्लीट कर दिया, तो एजेंट फोर को दे सकता है। और एजेंट फोर वापस एजेंट वन को रिटर्न कर सकता है। और एजेंट वन का काम रहेगा कि यूजर को वापस रिस्पॉन्स देना। यानी कि यहाँ पर एक चीज को याद रखो कि यहाँ पर जो एजेंट का मतलब है कि अपने आप में इंडिविजुअल एजेंट है ये, मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं, इसका कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता।
जैसे कि ये कोड हम कर रहे हैं और हम उसमें इफ कंडीशन लगा लगा के कुछ फ्लो बना रहे हैं कि जैसे कि मान लो अप्रूवल वाला कोई वर्कफ्लो बना रहे, जैसे कोई डॉट नेट डेवलपर है, उसको हम बोलेंगे कि अगर मान लो कोई टास्क आ गया, तो पहले जो रोल है, रोल वन, ये अप्रूव करेगा। अगर रोल वन अप्रूव कर दिया तो नोटिफिकेशन रोल टू के पास जाएगा, फिर रोल टू उसको चेक करेगा और अप्रूव करेगा तो रोल थ्री के पास जाएगा, रोल थ्री अप्रूव करेगा, देन उसके बाद वो फाइनल आगे सबमिट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अप्रूवल वर्कफ्लो। लेकिन ये क्या हो गया वर्कफ्लो, ये तो फिक्स हो गया। अगर आप कोडिंग करके बना दिए उसको, तो यानी कि आप 1 साल 2 साल कितना भी इसको चलाते रहोगे, कितने भी यूजर आएंगे, तो आपने तीन अप्रूवल लगा दिया, पहला दूसरा तीसरा। पहला करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा हो गया तो तीसरा, और तीसरा फाइनल है, वो अप्रूव कर दिया तो फाइनल। लेकिन ये नया कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम एजेंट की बात कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये क्या करेंगे, ये एजेंट वन एजेंट टू को भेजेगा, या हो सकता है ना भेज करके एजेंट फोर को डाटा भेज देगा। ये इसके अपना डिसीजन है, हमारे से कंट्रोल नहीं होता। ये एजेंट खुद डिसीजन लेगा कि मेरे पास कितने एजेंट है, कोई काम आ रहा है तो किसको देना है किसको नहीं देना है। अगर उसको देना है और उसने काम करके दे दिया, तो फिर मुझे और किसको देना है सेकंड काम। तो ये सारा उसका खुद का डिसीजन है, जैसे हम अपना डिसीजन लेते, ऐसा वो भी अपना एक डिसीजन लेता है। तो ये होते एजेंट। और जब मल्टीपल एजेंट होते, तो मल्टी एजेंट पैटर्न बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टी एजेंट पैटर्न का डेफिनेशन। तो यहाँ पर जो मैं जो प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, इसमें तीन एजेंट है। एक रिक्वायरमेंट एजेंट है, एक कोड एजेंट है, और एक क्यू एजेंट है। तो रिक्वायरमेंट एजेंट का काम होता है कि रिक्वायरमेंट को गैदर करना, एनालिसिस करना, और उसके बाद उसको कोड कोड एजेंट को दे देना। कोड एजेंट का काम है कि कोड को जनरेट करना। और कोड जनरेट हो गया तो उसके बाद किसको दे देगा, ऑटोमेटिकली क्यूए एजेंट को। क्यूए क्या करेगा, उसका टेस्टिंग करेगा, और सजेशन वगैरह होगा तो वो प्रोवाइड करेगा। और लास्ट में हमको फाइनल क्या मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा एजेंट वर्कफ्लो मैंने बनाया था, उसके ऊपर है। अब यहाँ पर देखो आर्किटेक्चर है कि सिंगल एजेंट आर्किटेक्चर में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एक सिंगल एजेंट होता है। जब आप इसको कोई भी प्रॉम्प्ट देते हो, तो ये क्या करता है, उसको सॉल्व करके आपको रिटर्न कर देता है उसका रिस्पॉन्स को। जैसे कि चैट बोर्ड में बताया ना, चैट बोर्ड को आप कुछ प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, तुरंत आपको उसका आउटपुट आ जाता है। आप उसको बोलोगे कि इंडिया की कैपिटल क्या है, उसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो चीज है, सिंगल एजेंट है। लेकिन मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर में अगर जाओगे, तो इसमें एक से ज्यादा एजेंट होते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक वर्टिकल आर्किटेक्चर और एक हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल में क्या होता है कि इस प्रकार से होते हैं कि जैसे ये एजेंट इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है, इसका डायरेक्शन कैसा है आपका। लेकिन हॉरिजेंटल में क्या होगा कि तुम देखोगे कि ये इससे भी कर सकता है कनेक्ट, ये इससे भी कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, या उसका रिवर्स कनेक्शन भी किया जा सकता है। तो ये हॉरिजेंटल आर्किटेक्चर में आएगा। तो ये दो प्रकार के इसके आर्किटेक्चर है, यहाँ यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया। और जो मेन ब्रेन जिसको बोलते हैं, सेंट्रल ऑर्केस्ट्रेटर, या जिसको मेन एजेंट बोलते हैं, मेन एजेंट या सुपरवाइजर बोलते हैं, वो सेंट्रल ऑर्केस्ट्रेटर होता है। सेंट्रल ऑर्केस्ट्रेटर का मतलब होता है जितने भी एजेंट होंगे सब इससे जुड़े हुए होंगे, और ये डिसाइड करता है कि कौन सा काम कब किसको देना है। ये इसका खुद का डिसीजन होता है, खुद का ब्रेन होता है इसके ऊपर। तो जैसे कि एजेंट ए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर प्लानर करके, एजेंट बी है टास्क एग्जीक्यूटर है, एजेंट डी है, और देन एजेंट सी है, और इसका क्रॉस वेरिफिकेशन बीच में लगा हुआ है। तो ये सेंट्रल ऑर्केस्ट्रेशन से एजेंट जुड़े हुए हैं। ये एजेंट बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये क्या करता है, सेंट्रल ब्रेन ऑफ यूर सिस्टम, यानी कि सेंट्रल ब्रेन बोलते हैं हम इसको, डिसाइड करता है कि कौन सा एजेंट कॉल होगा, वर्क फ्लो कौन सा एग्जीक्यूट होगा। और इसको गोल बेस्ड बोलते हैं। गोल बेस्ड का मतलब होता है कि हमने कुछ काम बोल दिया और वो काम करते रहेगा, आपको वो रिजल्ट ला के ही देगा। भले वो मल्टीपल एजेंट को यूज करेगा उस काम को करने में, लेकिन आपको रिजल्ट ला के देगा। तो ये आपका हो गया सेंट्रल ऑर्केस्ट्रेटर। तो अभी जो मैं थोड़ी देर पहले कोडिंग वाला वर्कफ्लो बता रहा था ना, अप्रूवल वाला, 1 2 3 वाला, वो ये है। ये मतलब फिक्स्ड हो जाता है। इसमें आप अगर कोई कोडिंग कर रहे हैं कि भाई आप एलएलएम को कॉल एलएलएम विद प्रॉम्प्ट, फिर इसने स्कोर चेक किया, स्कोर कितना है, अगर इससे ज्यादा है तो इधर चले जाओ, अगर नहीं है तो इधर चले जाओ। तो ये वर्कफ्लो हो गया हार्ड कोड। यानी कि आप इसको बार बार रन करोगे,
तो ये ऐसा ही आएगा, और या बीच में कंडीशन चेक करेगा, यस है तो एग्जीक्यूट एक्शन ए, और अगर नो है तो बी। लेकिन ये इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको हार्ड कोड कर दिया। यानी इसको प्रिडिक्टिबल है, हमें पता है कि भाई या तो ये या ए होगा या बी होगा, सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल हो गया, डेबगेबल हो गया। यानी कि सिंपल चेट बोट अपन जो बोलते हैं ना, या आप मैनुअल अगर कोई कोड कर रहे हो उसमें अगर आप डाल देते हो तो सेम वही चीज है। लेकिन जब हम एजेंट में काम करते हैं तो ये डायनेमिक डिसीजन होता है। यानी कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये क्या करेगा, ये एजेंट 2 को काम देगा या 3 को देगा या 4 करेगा, उसका खुद का डिसीजन, खुद का ब्रेन है उसके पास। और ये गोल बेस्ड होता है, यानी आप जो काम दिया आपको करके देगा। तो इसके डिसीजन होते हैं, विच टूल शुड आई यूज। अगर इसके पास बहुत सारे टूल है तो कौन सा टूल यूज करना है, ये इसका डिसीजन होगा। बेस्ट अप्रोच कौन सा होगा वो भी ये खुद सोचेगा। तो ये जो है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि खुद का डिसीजन लेता है। लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, अडाप्टिव होता है, लेकिन कॉस्टली होता है। लेकिन मार्केट में अभी ये वाला जो है ज्यादा फेमस हो रहा है। तो मैं जो प्रोजेक्ट एक बनाया था, जो कल मैंने डेमो भी दिया था, उसका सिस्टम आर्किटेक्ट क्या था कि यूजर पहले इनपुट करता है, तो वो इनपुट कहाँ जाता है, ऑर्केस्ट्रेटर के पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, यानी सुपरवाइजर। ये मेन चीज होता है जो हमारा काम करा के देगा। फिर ये जो है रिक्वायरमेंट एजेंट को देता है। तो रिक्वायरमेंट एजेंट का काम होता है कि ये यूजर ने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। और जब वो एनालिसिस करके अंडरस्टैंड कर लेता रिक्वायरमेंट, देन वो ट्रांसफर करता है कोड एजेंट के पास। तो कोड एजेंट क्या करता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड जनरेट करता है, और कोड जनरेट करने के बाद वो भेज देता है क्यूए एजेंट के पास। क्यूए एजेंट उस कोड को रिव्यू करता है, कुछ सजेशन देना है तो सजेशन ऐड करता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वापस उसको बोलता है इसको करेक्ट करके दो। और फाइनल आउटपुट हमको क्या मिलता है, कोड मिल जाता है। तो एलएलएम मतलब ब्रेन, जो मतलब खुद डिसीजन ले रहा है। और एजेंट मतलब रोल, जो किसी से काम करवा के दे रहे हैं। और प्रॉम्प्ट मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, जो हम टाइप करते हैं। तो एआई मॉडल, चैट जीपीटी, इस टाइप के जितने रहेंगे ना, उस प्रकार से ये काम होते हैं। सिस्टम वर्कफ्लो क्या बोल रहा है कि यूजर ने अगर कोई इनपुट दिया तो रिक्वायरमेंट एजेंट एनालाइज करेगा, कोड एजेंट जनरेट करेगा, क्यूए एजेंट रिव्यू करेगा, और फाइनल स्ट्रक्चर्ड आउटपुट आपको रिटर्न कर देगा। ये मैं आगे दिखा भी दूंगा कैसे आउटपुट इसका मिल रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि प्रॉम्प्ट यूजर ने क्या डाला था, क्रिएट लॉगिन एपीआई विद जेडब्ल्यूटी एंड टोकन बेस्ड एक्सेस। ये टाइप किया यूजर ने और एंटर कर दिया। तो उसकी डिमांड क्या है, ये तो छोटा सा लिखा है। तो इसका आउटपुट में क्या क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट, यानी कि इसको जो रिक्वायरमेंट है ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ये जस्ट प्रॉम्प्ट है। तो स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट कन्वर्ट करेगा, जनरेटेड बैकएंड कोड है, और क्यूए सजेशन है। ये तीनों आपको एक साथ रिटर्न कर देगा। जो मेरा प्रोजेक्ट है ना, 3 आउटपुट आपको देने वाला है। अब ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या यूज किया मैंने प्रोजेक्ट में। तो बैकएंड की टेक्नोलॉजी में 2 यूज हुआ, एक पाइथन यूज हुआ है और एक फास्ट एपीआई यूज हुआ है। और एआई लेयर मैंने यूज किया एजोर ओपन एआई सर्विस, क्योंकि मेरे पास एजोर का मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल था, तो मैंने एजोर ओपन एआई को ही यूज कर लिया। सपोर्टिंग टूल मैंने क्या यूज किया, डॉट ईएनवी यूज किया, यूनिकॉर्न यूज किया, और जेसन। क्योंकि मैं आउटपुट को जेसन में कन्वर्ट करके रिटर्न करा रहा हूँ, तो मुझे जेसन यूज करना पड़ा। और ये जो है यूनिकॉर्न, ये मैं यूज किया रन करने के लिए, यानी कि एक पाइपलाइन है जो रन करता है। और डॉट ईएनवी मेरे एनवायरमेंट वेरिएबल को सेट करने के लिए मैंने यूज किया। तो ये हो गए इसके सपोर्टिंग टूल। अब अगर देखते हैं कि मैंने जो एजेंट बनाए थे, 3 एजेंट बनाए मैंने कोड में, प्रोजेक्ट में। तो पहला एजेंट का काम क्या है, रिक्वायरमेंट एजेंट है। वो क्या कर रहा है कि जो भी इनपुट मिल रहा है उसको स्ट्रक्चर्ड जेसन में कन्वर्ट कर रहा है। हमने यहाँ से प्रॉम्प्ट लिख के तो एंटर कर दिया, प्रॉम्प्ट के बाद एनालिसिस हुआ, डाटा बना, लेकिन उस डाटा को स्ट्रक्चर्ड जेसन में बना दिया। डिफाइन फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट, यानी कि फीचर और रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर दिया, तो एक फाइनल आपका जेसन तैयार हो गया। ये जेसन किसके पास गया, कोड एजेंट के पास गया। कोड एजेंट ने क्या किया कि बैकएंड कोड जनरेट कर दिया, और प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर भी तैयार करके दे दिया। और ये दोनों किसके पास गया, क्यूए एजेंट के पास।
क्यूए एजेंट का काम क्या था? उस कोड को रिव्यू करना, सजेशन इंप्रूवमेंट वगैरह देना, और कोई रिस्क वगैरह है तो उसको आइडेंटिफाई करना। तो यानी ये हमें ये तीन चीज हमको प्रोवाइड कर देगा। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने सेम एलएलएम डिफरेंट बिहेवियर यूज किया। सेम एलएलएम, क्योंकि मेरा पहला प्रोजेक्ट था, तो मैं भी डिफरेंट एलएलएम में जाना नहीं चाह रहा था और मेरे पास एलएलएम अवेलेबल था। तो मेरे पास जो एलएलएम अवेलेबल था वो था GPT 5 मिनी। लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है, तो मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए GPT 4 मिनी जो है, 4O मिनी मैंने यूज किया था। ये बहुत सस्ता होता है। मुझे नहीं पता था कि मेरा कितना टोकन कंज्यूम होगा, बट मैंने एक सस्ता मॉडल तुरंत डिप्लॉय किया और इस प्रोजेक्ट में मैंने यूज किया। तो एक ही एलएलएम मैंने यूज किया है तीनों एजेंट के लिए। यानी कि मेरा जो ओपन एआई का जो एजेंट है, GPT 4.1, क्योंकि जो 4.0 है 28 मार्च को एक्सपायर हो गया और अभी अप्रैल चल रहा है। तो मैं उसको ट्राई कर रहा था डिप्लॉय करने, तो मैसेज आ गया कि भाई ये तो एक्सपायर हो गया, आप इसको डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो मैंने फिर 4.1 डिप्लॉय किया और मैंने तीन एजेंट जो बनाया, तीनों एजेंट इसी से जोड़ दिया। तो रिक्वायरमेंट वाला जो एजेंट है वो इसी एलएलएम को कॉल करेगा, कोड एजेंट भी सेम एलएलएम को कॉल करेगा और क्यू एजेंट भी इसी एलएलएम को कॉल करेगा। तो मेरा टोकन जो है 3 बार कंज्यूम होगा, एक बार इसलिए, सेकंड कोड जनरेट करने के लिए, तीसरा क्यूए के लिए। तो ये मैंने इस प्रकार से प्रोजेक्ट बनाया, सेम एलएलएम मैंने यूज किया है। प्रॉम्प्ट आप कुछ भी दे दो, लेकिन एलएलएम आपका एक ही रहेगा। और ये आउटपुट का कोड है। जब मैं एक आउटपुट मंगाता हूँ, तो जो मैंने प्रॉम्प्ट दिखाया था वो प्रॉम्प्ट अगर दे रहा हूँ, तो ये आउटपुट मेरे को क्या देगा? एक एसआरसी फोल्डर के अंदर app.js बना के देगा, राउट बनाएगा, मिडिलवेयर बनाएगा, कॉन्फ़िग बनाएगा और पैकेजेस। ये मेरा आउटपुट है। मेरे को ऐसा कोड देगा बना करके, और इस कोड को मैं रन कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो जो मेरा प्रॉम्प्ट था ना, उसमें प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ था कि JWT होना चाहिए, रोल बेस्ड एक्सेस होना चाहिए, पासवर्ड हैशिंग होना चाहिए, और HTTPS को एनफोर्स करना है मुझे। तो ये जो कोड मेरे को दिया है, ये सारी फैसिलिटी उसमें अवेलेबल है। अब बेनिफिट देखते हैं कि मैं जो प्रोजेक्ट बनाया उसका बेनिफिट्स क्या है। तो फास्टर डेवलपमेंट है, और बहुत ही फास्ट है। मैंने तो प्रॉम्प्ट लिख के एंटर किया और वो डेवलप करने में मेरे ख्याल से 35 सेकंड या 40 सेकंड करीब लेता है। 40 सेकंड तक लोडर घूमते रहता है, देन तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो इन्हें इतना फास्ट है। इस कोड को अगर किसी डेवलपर को बोलेंगे तो वो बनाते बनाते कम से कम एक दिन लगा देगा। फिर उसकी टेस्टिंग में इशू आएगा, फिर उसको फिक्स करेगा। तो कई डेवलपर एक दिन में बना लेते हैं और कई तो 2 दिन लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ 40 सेकंड में, 45 सेकंड में टेस्टेड कोड आपको बना के दे दिया। रेड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट रेड्यूस हो गई क्योंकि रिसोर्स लगा ही नहीं। कॉस्ट तो रिसोर्स का आता है ना, रिसोर्स हो गया, इंफ्रा हो गया, ये कॉस्टिंग में आता है। और ऑटोमेशन, यानी कि वो ऑटोमेट हो गया, मल्टीपल एजेंट है, ऑटोमेट करके आपको सीधा कोड ला के दे रहे हैं। कौन रिक्वायरमेंट को बना रहा है, कौन कोड जनरेट कर रहा है, कौन उसकी टेस्टिंग कर रहा है, आपको मतलब नहीं। आपने बस प्रॉम्प्ट दिया, वेट किया थोड़ा देर, और आपको क्या मिला? रिजल्ट मिल गया, आपका कोड आपको मिल गया बना बना। लेकिन मैंने इसमें कुछ चैलेंजेस फेस भी किया था। क्या चैलेंजेस फेस किया था? जब पहली बार बनाया ना, तो जेसन पार्सिंग इशू आ गया था। वो जो स्ट्रिंग टाइप का जेसन होता है ना, जिसमें बैकस्लैश एन लगा के एक कोड दे दिया था। तो मैं परेशान हो गया कि अरे यार, बैकस्लैश एन इतने सारे लगे, अब इसको अलग से कहाँ पार्सिंग करूंगा। तो फिर मैंने जेसन का बताया ना कि लाइब्रेरी यूज किया, और वो मेरे को फिर प्योर जेसन में कन्वर्ट करके दिया। फिर दूसरा क्या था? एलएलएम अनप्रिडिक्टेड आउटपुट। तो एलएलएम है जिसका अपने आप में एक ब्रेन होता है। तो ये क्या आउटपुट देगा हम नहीं कह सकते, हम तो केवल बोल दिए कि हमको ये चाहिए। अगर वो वही दे दिया जो हमको चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो फिर हम अपने प्रॉम्प्ट को हम फिर से सुधारेंगे, दोबारा देंगे, बताएंगे हमको ये नहीं ये चाहिए। तो यानी कि अनप्रिडिक्टेबल होता है इसका आउटपुट। और एजोर एपीआई कंपेटिबिलिटी, यहाँ इशू आया था मुझे। क्यों इशू आया था? क्योंकि जो मेरा एजोर का मॉडल मैंने तुरंत डिप्लॉय किया था, कल दोपहर में किया था मैंने। और वो डिप्लॉय करने के बाद वो लेटेस्ट वर्जन था उसमें। और जो मैंने लाइब्रेरी यूज कर रहा था अपने प्रोजेक्ट में, वो थोड़ी पुरानी थी, 1 साल पुरानी थी, 2025 की थी। तो वो उसके फॉर्मेट को रीड नहीं कर पा रहा था। तो मुझे क्या करना पड़ा? लाइब्रेरी को अपग्रेड करना पड़ा। अपग्रेड करने के बाद जो लेटेस्ट मेरा मॉडल था, उस कोड को
वो समझा कि एंड पॉइंट क्या है, वर्जन क्या है, और देन उसके बाद उसको कॉल करना चालू किया। और मॉडल वर्जन चेंजेस, ये तो मैंने ही चेंज किया था। मॉडल का वर्जन जो था, जो बाय डिफॉल्ट कोड मेरे को मिला था प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो अलग था, और मेरे एलएलएम में अलग था, तो वो रन नहीं हो रहा था। बाद में मैंने उसको करेक्ट किया तो वो भी रन हो गया। तो थोड़े से चैलेंजेस आए थे, मेरे को भी कम से कम 3-4 घंटा ज़्यादा ही लग गया, 4-5 घंटा लगा था इस प्रोजेक्ट को बना के रन करने में। इशू को सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगा। देन टेक्निकल बेनिफिट क्या मिला मेरे को, स्केलेबल आर्किटेक्चर है, मॉडुलर डिजाइन है, और क्लाउड रेडी है। यानी मैं इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ, डिप्लॉय करके किसी यूआई में जोड़ दूंगा, तो एक चैट जीपीटी या क्लाउड क्लाउड जैसा काम करेगा। तो आप उसको प्रॉम्प्ट दो, आपको कोड जनरेट करके दे रहा है। एंड सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड, रिट्राई लॉजिक इसमें लगाया था मैंने, जेसन वैलिडेटर लगाया, क्लीन प्रॉम्प्ट डिजाइन लगाया, और फॉलबैक हैंडलिंग लगाया। फॉलबैक हैंडलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास दो मॉडल थे, तो मैंने उसमें कंडीशन लगाया कि पहला मॉडल तो GPT-4 है, जो कि सस्ता है, उसी को कॉल करो। लेकिन किसी कारण से GPT-4 का कॉलिंग फेल हो जाती है, तो मेरे GPT-5 को कॉल कर लो। कभी कभी एजेंट क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, मैंने जो लास्ट एआई चैटबॉट बना के डिप्लॉय किया, उसमें भी मैंने यही काम किया। उसमें भी दो जीपीटी मैंने यूज किए थे, एक GPT-4 और GPT-5। तो मैंने फॉलबैक लगाया था, तो GPT-5 को पहले कॉल करो क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। लेकिन किसी कारण से GPT-5 काम नहीं कर रहा है, कोई इशू आ गया, तो GPT-4 को कॉल कर दो। और GPT-4 में अगर इशू आ गया, तो GPT-5 को कंटिन्यू कॉल करो। तो ये फॉलबैक मैकेनिज्म आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें लगाना पड़ता है। ऐसा ना हो कि आपने जिसके ऊपर डिपेंड है वो बंद हो गया, आपका सॉफ्टवेयर बंद हो गया। आपसे पूछ रहे क्यों बंद हो गया, भैया जिसके ऊपर डिपेंड था वो वही बंद हो गया, तो मेरा सॉफ्टवेयर तो चलेगा नहीं। लेकिन फॉलबैक हैंडलिंग आप करते हो, तो आप दो चीज को लेके चलते हो, एक अगर बंद हुआ दूसरे से काम चल जाएगा। इसका फ्यूचर एनहांसमेंट क्या है, मैं मतलब ये प्रोजेक्ट को कल ही कंप्लीट किया हूँ, लेकिन अगर मैं इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करता, तो मैं इसमें रेडिश यूज करता, मैं इसमें कॉस्मो यूज करता। कॉस्मो से क्या हो जाएगा, चेट हिस्ट्री मेरी मेंटेन रहेगी। अगर आज मैंने आधा काम कर लिया, कोड आधा जनरेट किया, कल वापस आकर के वही हिस्ट्री को खोलूंगा और फिर उसमें प्रॉम्प्ट दूंगा आगे, तो मेरा कॉन्टेक्ट भी बना रहेगा। तो उसके लिए मुझे कॉस्मो डीबी कनेक्ट करना था। चैटबॉट यूआई मैंने एपीआई बस बनाया, अगर मैं यूआई बना के जोड़ देता तो चैटबॉट यूआई बन जाता, चैटबॉट बन जाता पूरा। और गिटहब ऑटोमेशन में चाहूँ तो कर सकता था, यानी कि डिप्लॉयमेंट। बट मैंने अभी किया नहीं, मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट आज चालू किया हूँ, क्योंकि ये थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट था, तो मैं अभी बड़े कॉन्सेप्ट में गया हूँ। तो मेरा जो प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है एआई मल्टी एजेंट। उसके अंदर ऐप फोल्डर है, आउटपुट फोल्डर है, वी एनवायरमेंट, वर्चुअल एनवायरमेंट, शॉर्ट में VENV बोलते हैं उसको, एंड .env फाइल जिसमें अपना क्रेडेंशियल्स रहते हैं पूरे। तो ये मेरे प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर का मेन फोल्डर स्ट्रक्चर है। ऐप का काम क्या है कि ये कोर एप्लीकेशन फोल्डर है, यानी ऐप के अंदर मेरे सारे एजेंट होंगे, ऐप के अंदर राउटिंग होगा, जो भी चीज होगा सब मैं ऐप के अंदर बनाऊंगा। जनरली लोग एसआरसी के अंदर ऐप बनाते हैं, एसआरसी एसआरसी के अंदर ऐप, या और भी जो फोल्डर है एसआरसी के अंदर रहता है। बट मैंने डायरेक्ट ऐप फोल्डर बनाया, ऐप फोल्डर के अंदर मैंने अलग अलग फोल्डर बना के सेपरेट किया। तो ये अपना मेन ब्रेन होता है प्रोजेक्ट का, यानी प्रोजेक्ट का पूरा कोड इसी के अंदर रहेगा। तो सारे बिजनेस लॉजिक इसके अंदर रहते हैं, जितने एजेंट्स हैं वो इसके अंदर रहेंगे, और एपीआई और वर्क फ्लो वगैरह सारा इसके अंदर बनेगा। यानी आप ये बोल सकते हैं कि जो ऐप वाला फोल्डर है, ये एंटायर एआई सिस्टम है, कंट्रोल एंड ये एंटायर एआई सिस्टम, तो सबसे मेन पार्ट है। आगे देखते हैं हम। तो इसमें छोटा छोटा चीज को मैं बता दिया हूँ कि जैसे इंक्लूड फोल्डर है, तो इंक्लूड फोल्डर के अंदर जो मेरी फाइल्स है, जैसे कि रिक्वायरमेंट एजेंट फाइल है, कोड एजेंट फाइल है, और क्यू एजेंट फाइल है, ये तीन मेरे एजेंट है। जैसे मैंने अभी डायग्राम में बताया था ना कि तीन एजेंट पे मैंने काम किया। रिक्वायरमेंट एजेंट का काम किया, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में जेसन में कन्वर्ट करना। कोड एजेंट का काम किया है, कोड को जनरेट करना। और क्यू एजेंट का काम किया है, कोड को टेस्ट करना, रिव्यू करना, और सजेशन वगैरह देना, फीडबैक देना। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन ये सारे एजेंट जो है ना, जितने भी बताए, ये सेम एलएलएम को कॉल कर रहे हैं। और उस एलएलएम का नाम क्या है, GPT-4.1 मिनी। फिर इसके अंदर एक एपीआई लेयर मैंने बनाया था,
एपीआई फोल्डर के अंदर मैंने एक राउट बनाया था पाइथन का। ये राउट क्या काम करता है, ये एक्चुअली में यूजर के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, कॉल पाइपलाइन करता है, रिटर्न रिस्पॉन्स करता है। कल जब प्रोजेक्ट रन किया था तो स्वैगर का स्क्रीन आया था, तुम लोग देखे थे। तो वो स्वैगर का स्क्रीन इस राउट के कारण आया था। ये जो एपीआई लेयर है जिसके कारण स्वैगर दिखाई दिया था, जिसमें हमने इनपुट दिया था। आगे जाते हैं यहाँ पर तो कॉन्फ़िग है। कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर जो है हम क्या डालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करते हैं। तो ये एक सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। अवॉइड हार्ड कोडिंग। जैसे कि मान लो वेरिएबल्स वगैरह जो हम बनाते हैं, हम ऐसा कांस्टेंट बनाते हैं, तो ये सारा चीज हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रखते हैं। और इन वेरिएबल का इस्तेमाल हम आगे कोडिंग में करते हैं। हम हार्ड कोडिंग से बचने के लिए कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो हर प्रोजेक्ट में ये जरूरी है कॉन्फ़िगरेशन बनाना। अब एक यहाँ नया चीज आ गया, क्रीव। क्रीव एक्चुअली में क्या है, तो क्रीव जो है ऑर्केस्ट्रेटर है, पाइपलाइन लेयर जिसको बोलते हैं। यानी आप बोल सकते हो कि ये मेन एजेंट कंट्रोलर है, तो मेन एजेंट को कंट्रोल कर लेता है। तो क्रीव एक है जो मेरे को लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ी थी। इसकी पाइथन फाइल था क्रीव सेटअप। और इसका काम क्या था, कंट्रोल द एजेंट एग्जीक्यूशन फ्लो। जैसे कि मान लो कि एक पाइपलाइन की तरह काम कर रहा था, तीन एजेंट थे, तीनों एजेंट को कंट्रोल ये कर रहा था कि कौन सा एजेंट काम करेगा, उसके बाद कौन सा करेगा, देन उसके बाद तीसरा एजेंट कौन सा काम करेगा। ऐसे जो चीजें रहती है उसको पूरा हैंडल करने के लिए हमको क्रीव डालना पड़ता है। इसके बिना मतलब मल्टी एजेंट पॉसिबल नहीं है। सबसे मेन चीज है। आप हो सकता है क्रीव की जगह दूसरी लाइब्रेरी यूज कर सकते थे किसी प्रोजेक्ट में, बट इस प्रोजेक्ट में मैंने क्रीव यूज किया था। मल्टी एजेंट इसी के द्वारा बनाया जाता है। एजेंट तो आपके पास बहुत सारे, तो कंट्रोल कैसे होगा, कंट्रोल करने के लिए ये होता है क्रीव। और जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसमें मॉडल्स डिफाइन करते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की बात आती है तो मॉडल बहुत कंपलसरी होता है, डाटा मॉडल जिसको बोलते हैं। तो स्कीमा डॉट पी वाई करके मैंने बनाया। इसके अंदर मैं अपने जो भी डिफाइन करना है, जैसे अपन गेट सेट प्रॉपर्टी डॉट नेट में करते हैं, ऐसे पाइथन में भी अपने जो है मॉडल्स आप बना सकते हो कि आपका इनपुट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, वो आप डिफाइन कर सकते हो। सर्विस लेयर भी इसमें थी। सर्विस लेयर का काम क्या था कि जैसे आपका ओपन एआई को कॉल करना। मेरा जो मॉडल है ना, वो कहाँ पर डिप्लॉय है, ओपन एआई एजोर में। मॉडल का नाम क्या बताया था, 4.1 मिनी। ठीक है, हैंडल एलएलएम रिस्पॉन्स। यानी कि एलएलएम मतलब मॉडल ही होता है, उसके रिस्पॉन्स को हैंडल करना। और जनरेट फाइल्स, और फाइल को जनरेट भी कर देता है। उस रिस्पॉन्स से फिजिकल फाइल भी बना देता है। तो फिजिकल फाइल बनाने के लिए मैंने यूज किया था फाइल राइटर। तो फाइल राइटर क्या करता है कि आउटपुट नाम के फोल्डर के अंदर फाइल बना देता है, जो भी हमारा सोर्स कोड था। और ओपन एआई सर्विस का काम क्या होता है, कॉल करना ओपन एआई को। तो ये अब मेन पार्ट्स होता है अपने प्रोजेक्ट्स का। फिर यहाँ पर आते हैं टास्क। ये टास्क लेयर होता है। तो टास्क लेयर का काम क्या होता है कि ये आपका टास्क डेफिनेशन होता है इसके अंदर। कि आपने टास्क डिफाइन किया है कि पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, कोड जनरेट होगा, देन आपका जो है क्यूए होगा। तो ये टास्क की डेफिनेशन इसके अंदर डाली जाती है। और यहीं से इसको इंस्ट्रक्शन मिलता है एजेंट को। एजेंट का इंस्ट्रक्शन जो है टास्क से मिलेगा। टास्क के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं कि हमको क्या क्या काम कराना है, 2 काम कराना है, 5 काम कराना है। तो जितने भी टास्क होंगे हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो ये मेन एंट्री पॉइंट होता है, मेन डॉट पी आई। किसी भी पाइथन प्रोजेक्ट का मेन डॉट पी आई होता है ना, जिससे प्रोजेक्ट रन होता है। प्रोजेक्ट को रन करना है तो ये आपकी फाइल जो है ना रन होती है। और यहाँ यही सब स्टार्टिंग पॉइंट है बोला जाए, किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे डॉट नेट कोर में आपका स्टार्टिंग पॉइंट जैसे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल होता है। जब भी प्रोजेक्ट रन करोगे तो सबसे मेन फाइल जो स्टार्ट होगी वो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल होती है। बाद में पीछे आपके राउटिंग आता है, कंट्रोलर आता है, बहुत सारी चीजें आती है। तो ऐसे ही पाइथन के प्रोजेक्ट में जो एंट्री पॉइंट होता है वो मेन डॉट पी वाई होता है। तो पी वाई एक्सटेंशन पाइथन का है ना, तो इसको याद रख लो। जब भी ये फाइल दिखेगा समझ जाना पाइथन का कोड है। रन करने का कमांड ये सामने लिखा हूँ। कल ये वाला कोड मेरे से मिस हो गया था तो रन नहीं कर पा रहा था, बाद में मैंने ढूंढ के लाया।
तो ये एक्चुअली में वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है। वर्चुअल एनवायरनमेंट जब क्रिएट करेंगे तब ये रन होगा। नीचे वाला कमांड रन करने का है, और जैसे नीचे वाला कमांड दोगे आपका रन हो जाएगा। और आप जब उसको ओपन करोगे तो आपको स्क्रीन दिखाई देगा, स्वेगर की स्क्रीन। और ये आउटपुट आपको यहाँ मिलेगा। आउटपुट नाम का एक फोल्डर बनाता है, और उसके अंदर आपका पूरा आउटपुट को स्टोर कर लेता है। तो आउटपुट के अंदर ऑथ एपीआई करके बनाया, और इसके अंदर पूरे सोर्स कोड डाल दिया उसने। तो आउटपुट फोल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेव जनरेटेड कोड बेस। तो जो जो कोड जनरेट हो रहा है उसको फाइल में कन्वर्ट कर रहा है, फिजिकल फाइल में। और स्टोर इन प्रोजेक्ट फाइल, यानी प्रोजेक्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ना, उस स्ट्रक्चर में वो फाइल डालते चले जाता है। और वीईएन क्या होता है? वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है। तो ये क्या होता है? पाइथन की डिपेंडेंसी एनवायरनमेंट है। यही वाला कोड जो मैं बताया ना, वी एनवायरनमेंट मैंने रन नहीं किया था कल। ये जब तक आप रन करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये जो एनवायरनमेंट होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है, एक्चुअली में इसको पुश नहीं करते। ये आपके लोकल के लिए ओनली होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आइसोलेट डिपेंडेंसीज और अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। तो इसके आगे देखते हैं क्या है। ये डॉट env फाइल, सेम ये भी है। डॉट env फाइल में आप क्रेडेंशियल को रखते हैं, जितने भी सीक्रेट्स की वगैरह है, कनेक्शन स्ट्रिंग है, जो भी सीक्रेट्स वाली चीज है, वो सारी चीज आप इसके अंदर सेव करके रखते हैं। लेकिन इसका भी है कि नेवर कमिट दिस फाइल, यानी आप इसको गिट में कमिट बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि ये जो क्रेडेंशियल्स है, अलग अलग एनवायरनमेंट का अलग अलग होता है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, स्मोक है, यूएट है, प्रोडक्शन है। तो कहाँ रखा जाता है? एनवायरनमेंट वेरिएबल में, क्लाउड में रखा जाता है, या फिर पाइपलाइन वेरिएबल में रखा जाता है। तो env फाइल आपके लोकल चलाने के लिए, लोकल में जब आप रन कर रहे हो अपने लैपटॉप में, तो एक क्रेडेंशियल आपको रखने पड़ेंगे env फाइल में, डॉट env फाइल में। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिक्योर सीक्रेट्स है और एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन, दो काम ये करता है। और ये मेरा फाइनल फ्लो था प्रोजेक्ट का, कि यूजर रिक्वेस्ट देता है, एपीआई लेयर जैसे स्वेगर का स्क्रीन मैंने दिखाया था। क्रियू लेयर एक पाइपलाइन होता है जो पूरा मैनेज करता है, सारे एजेंट को टास्क वगैरह देता है। एजेंट लेयर जिसमें तीन एजेंट है, जो एक के बाद एक काम करते हुए जाते हैं। और उसके बाद आता है सर्विस लेयर, जो मेरा एलएलएम है, GPT-4, जो क्लाउड में डिप्लॉय है। वह वो उसको बोलते हैं एलएलएम कॉल, यानी कि सर्विस लेयर। और फिर आउटपुट फोल्डर, जहां मेरे को कोड फिजिकल फॉर्मेट में मिल जाता है। तो द एंड हो गया।